वाई सो हलाल? यार ये बहुत कहाँ से जेनेरिक क्वेश्चन है यार, ये यानी कि इसको आपको थोड़ा कहाँ थोड़ा से ब्रेक डाउन करें ना हाँ, इसको। ब्रेक डाउन ऐसे कि इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि ये लिखना है हलाल व्लॉगर? अच्छा, ये जो इंस्पिरेशन थी ना हलाल ब्लॉगर वाली, ये थी पहले तो मैंने अपने नाम से स्टार्ट किया था, बल्कि उससे भी पहले मैंने जो चैनल का पहला नाम था ना, वो था 90 डेज़ का टाइम होता चेंज करने का। पहला जो नाम था ना चैनल का, वो था फूडी ऑन 2 व्हील्स। अच्छा। हाँ, मैं बाइक थी मेरे पास और मैं ट्रैवल बहुत करता था, लाइक नॉर्दर्न चले गए बाइक पे, नॉर्दर्न एरियाज़ में चले गए, तो वो ट्रिप्स मैं बहुत करता था। तो मैंने जब चैनल स्टार्ट किया, उधर से ही इंस्पिरेशन मेरी लाइक क्लिक हुआ दिमाग में कि यार व्लॉगिंग करते हैं। तो उधर से ही जब व्लॉगिंग स्टार्ट की तो मैं बाइक पर ही था, और मैंने कहा फूडी ऑन 2 व्हील्स नाम रख दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए मैंने इसको यार मैं कहा साके मुबीन रख देते हैं। फिर साके मुबीन रख के तो मैंने कहा यार नहीं, काफ़ी लोग जानते नहीं हैं, क्या कुछ इसमें है ही नहीं ऐसा। फिर मैंने चैनल का नाम रखा हलाल व्लॉगर। हलाल व्लॉगर में लोग इसको उससे मतलब मिसकंसेप्शन लोगों को ये आया कि ये शायद हलाल फूड है, इसलिए हलाल व्लॉगर रखा। कहते वो फिर मुझे नीचे कमेंट्स आते थे कि यार सारा फूड पाकिस्तान में तो हलाल है, आपको क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। फिर कुछ लोगों ने इसको सही समझा और वो मुझे बड़ा मज़ा आया। वो ये कहने लगे आप हलाल है तो बाकी हराम है। मैं कहा यार मैं ऐसा नहीं कह रहा लेकिन अगर आप कह रहे तो होगा मैं नहीं कह रहा। कह रहा नहीं हलाल ब्लॉगर का मतलब क्या है। मैं कहा हलाल ब्लॉगर का मतलब है कि कॉन्सेप्ट में इसमें कंटेंट हलाल है, इस कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं है जो हराम है। मतलब अब रमज़ान में भी देख रहे हो ना तो आपको गुनाह नहीं होगा। रमज़ान में लोग फूड ब्लॉग्स देखते थे ना, तो उसमें म्यूज़िक चल रहा होता था। फूड ब्लॉगिंग में 2 ही चैनल थे पाकिस्तान के पास पहले, मेरे से पहले, उन दोनों में म्यूज़िक था, ठीक है। और मुझे उससे इरिटेशन होती है। मैं अगर बैठा हूँ, मैं म्यूज़िक नहीं सुनना, म्यूज़िक से मुझे वैसे भी चिढ़ा। और ये पता नहीं अल्लाह ने दिल में डाला, कैसे डाला समझ नहीं आया, लेकिन बस अल्लाह ने डाल दिया दिल में ना, तो मुझे बड़ी चिढ़ थी उससे। तो मैंने कहा यार कि म्यूज़िक के बगैर कुछ होना चाहिए। और फिर जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तब मैंने मुफ्ती साहब से पूछा, उन्होंने कहा शरई हुदूद की खिलाफ वर्जी ना करें तो चैनल बनाने कोई मसला नहीं है। मैं कहा ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर ना फीमेल आई ना फिर म्यूज़िक आया। तो साकिब भाई, ये जो आप कह रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि हलाल व्लॉगर का, ये आप उस टाइम पर अगर वो पहले से सिर्फ 2 चैनल्स थे तो आप उसी तरह से भी तो चल सकते थे, क्योंकि एक हिट फार्मूला है ना हमारे यहाँ पर कि ये वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन कर लो, म्यूज़िक डाल लो और इस तरह के GFX डाल लो, इस तरह की सारी चीज़ कर लो तो आपका वो चैनल हिट हो जाता है। और अभी भी ये फार्मूला चल रहा है, लोग इस तरह कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो ना। अब तो म्यूज़िक कम हो गया, वो और चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं ना, कि वो दिखा दो तो काम चल जाता है। बिल्कुल। अब तो समझ लें कि जो कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रही है उसके साथ वो कर लेते हैं, क्या उसे कहना चाहिए, कोलैब कर लेते हैं कि वो उससे भी ज़्यादा ऐसे ही है, दोनों चल जाते हैं। दोनों चल जाते हैं। तो आपने फिर ये कैसे किया कि यार अच्छा चलें, ये तो एक पर्सनल चॉइस होगी कि अल्लाह ताला ने आपके ज़हन में पहले से ही डाला कि म्यूज़िक वगैरह नहीं, लेकिन बाकी वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन बाकी चीज़ें, कि आप शुरू से प्रैक्टिसिंग चल रहे थे? यार प्रैक्टिसिंग तो नहीं हूँ मैं, अभी भी नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे। बस कोशिश है, ज़ाहिरी हुलिया इस तरह का हमारा है कि लोग देखते हैं यार, मतलब क्योंकि ज़ाहिर ही पहले बनता है इंसान का, बातिन तो आहिस्ता आहिस्ता बनता है ना, बातिन को तो बनने में टाइम लग गया था। तो मेरी शुरू से थी कि यार कुछ ऐसा नहीं करना मैंने, लाइक अगर मैं म्यूज़िक डाल भी दूँ, वीडियो चल भी जाए, मेरी ज़िंदगी मौत का नहीं पता, और मैं ऐसा कोई काम कर जाऊँ जिसको मेरे मरने के बाद तक मुझे गुनाह मिलता रहे, तो मैं क्या करूँगा? पैसे कमाने के लिए मैं ये काम कर जाऊँ? मैंने नहीं किया। इट वाज़ वेरी चैलेंजिंग कि आपका चैनल ही नहीं चल रहा, व्यूज़ ही नहीं आ रहे, म्यूज़िक ही नहीं है। अभी भी आप देख लें इंस्टाग्राम पे, वन ऑफ द रीजंस कि आपकी वीडियो वायरल होती है कि आप ट्रेंडिंग म्यूज़िक यूज़ करें। बिल्कुल। वो वायरल हो जाती है, मैं वो भी नहीं कर सकता, नहीं करता, क्योंकि पैसे आ जाते हैं। और नहीं, इंसान की किस्मत तो अल्लाह ताला ने पैदा होने से पहले उसकी लिख दी है। तो वो इंसान के ऊपर है, इंसान ने हलाल भी से कमाना है या हराम भी से कमाना है, साभी समझ लें। तो जितना मिलना उतना तो मिलना ही है। बिल्कुल। अब वो इंसान के ऊपर है, मतलब इंसान का रिज़्क उसके लिए लिखा जा चुका है, वो अपनी हरकतों से उसको हलाल या हराम करता। बिल्कुल ऐसे ही तो ऐसे ही है। तो साकिब भाई, ये चलें, ये समझ में भी आ रही है जो आप बात बताना चाह रहे हैं। एक और बात ये है कि आपने सारा कंटेंट बना लिया, आप पहले जॉब करते थे, जो आपकी पहले स्टोरी है 9 to 5 आपकी IT की जॉब। सुनी हुई आपकी सारी स्टोरी? जी सुनी हुई है आपकी स्टोरी। तो उसके बाद आपने जब इस पे शिफ्ट किया तो इमीडिएटली तो पैसा नहीं आना शुरू हुआ, और बड़ा एक, जब इंसान अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो काम करता है ना, उसमें थोड़े से हर्डल्स तो आते हैं। तो उसमें फिर आपने कैसे वो कूप अप किया, वो वाला जो टाइम था, क्या घर वालों ने सपोर्ट किया आपको इस टाइम के ऊपर? मैंने इमीडिएट शिफ्ट किया ही नहीं,
सही। मैं जॉब के साथ साथ करता रहा हूँ। मतलब मेरी जॉब चल रही होती थी 9 to 6, और उसके बाद शाम में अगर मेरे पास टाइम होता था, आप शुरू की मेरी वीडियोस अगर देखें ना तो उसमें ज़्यादातर नाश्ते थे और नाश्ते सुबह 9 से पहले मिलते हैं लाहौर में, और कुछ नाश्ते थे वो सैटरडे संडे को मिलते थे। तो सैटरडे संडे मुझे छुट्टी होती थी, उन दिनों में मैं वीडियो बनाता था, और रात को आके लाइक छुट्टी के बाद जब ऑफिस से घर आया रात को 10 से 12, 9 से 12 या कभी कभी 9 से 6 भी बैठा हूँ रात में कि वीडियो डालनी और सुबह फिर ऑफिस जाना होता था। तो इस तरह भी टाइम, तो 3-3 घंटे सोया हूँ, 2-2 घंटे सोया हूँ। वो टाइम अब मुझे याद था, मैं सोचता मैं कैसे कर लिया, लेकिन वो किया था। उस टाइम मोटिवेशन थी, इंस्पिरेशन थी, या आप कह लें कि कुछ अपना काम करना था मैंने, इसलिए मैंने आपकी वैसे कौन सी इंस्पिरेशन, जिस तरह माशाल्लाह आपसे इंस्पायर होकर लोगों ने बहुत सारे चैनल्स फूड व्लॉगिंग वैसे व्लॉगिंग शुरू की है कि यार म्यूज़िक के बगैर, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन के बगैर, बाकी जितना अनलॉफुल चीज़ें हैं जो इस्लाम कहता है कि हम ये काम ना करें, उसके बगैर ये काम करें। तो आपकी सबसे पहले इंस्पिरेशन कौन सी? जी, मेरी इंस्पिरेशन कोई नहीं थी। मैंने बस होता ना कि मैंने किसी से इंस्पायर होकर यूट्यूब नहीं स्टार्ट किया। मैंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था कि मैं लाइक पैसे मुझे कमाने हैं। हाँ, कुछ लोगों से सीखने को मुझे बहुत मिला और आज स्टिल मैं सीख रहा हूँ। वन ऑफ देम इज़ अली एहतशाम। मैं स्टिल मतलब आई एम लर्निंग टू मच फ्रॉम हिम। अली भाई तो माशाल्लाह वो समझ लें कि व्लॉगिंग में कमाल, वो क्रिएटिविटी की ना वो समुंदर है बंदा, मतलब लिटरली मैं इस बात को मानता हूँ। हाँ जी, वो एक छोटी सी ना एक इंडोर्समेंट को इतना ज़्यादा हाइप, और उस मैं खुद हैरान, मैं कहा यार अच्छा उसमें ना कभी कभी मेरा सर भी दर्द शुरू होता है। मैं कहा इतना दिमाग, इतना टाइम कौन लगाता यार, एक छोटा सा काम है, पैसे उसके भी मिल जाने हैं, हाँ जी, ठीक है, हाँ, लेकिन जस्टिफाई करो आप काम को ना, कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतने पैसे लो जितनी आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन फिर भी यार एक एंगल इधर से लेना, एक एंगल इधर से लेना, इधर से लेना, इधर से लेना, इधर जाना, उधर जाना, फिर वो मैं कहा यार एक कौन करता है यार ये लेकिन भाई करते हैं लोग। और आप उसके बाद ना आप कहते हैं, और फिर वो अकेले काम करते हैं। हाँ, आप ये मजे की ये बात भी है। कहते हैं यार मार्केट ख़राब कर रहे हो आप हमारी। नहीं, मेरी मार्केट क्या ख़राब कर रही है यार, मेरी तो मार्केट हो रहा है, लेकिन भाई इट्स टू मच। मैंने तो अब जाके टीम हायर की है प्रॉपर कि आप ये डायरेक्शन वगैरह आप करो, मुझे सिर्फ एज एन एक्टर रखो, एज अ मेन फेस रखो चैनल का, बाकी कंटेंट क्रिएशन वगैरह आप लोग देखो इसको। तो उस पे लोग काम कर रहे हैं। डायरेक्शन से जिस तरह हमारे जेन में आता है कि अब देखें फूड ब्लॉगिंग हर कोई कर रहा है और सारे इस तरफ ही आ रहे हैं, तो आपका आइडिया कैसा होता है? क्योंकि मोस्टली जो आइडियाज़ होते हैं ना, वो मैंने आपको जिस तरह हम पहले से बात कर रहे हैं कि वो गो विद द फ्लो टाइप वाले आइडियाज़ हैं जो बाकी सारे यूज़ कर रहे हैं कि 5-6 लोग मिलकर जाओ, आपस में एक दूसरे की बॉन्डिंग दिखाओ, फ्रेंड्स दिखाओ, हल्ला गुल्ला दिखाओ, फन दिखाओ, फूड ब्लॉग भी बन जाएगा और ये सारी चीज़ें। तो आपके आइडियाज़ कैसे आते हैं और आप कैसे वो इन चीज़ों को लेकर चलते हैं कि अच्छा यार ये भी कबाब है, ये भी कबाब है और ये भी कबाब है, अब तीनों कबाब अलग-अलग तरीके से प्रेजेंट करने हैं? नहीं, अच्छा इसमें पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। जो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब चैनल्स नहीं थे, और मेरा उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं जो ऑडियंस देख रही है ना, उसको पता होना चाहिए कि क्या फ्लेवर मैं टेस्ट कर रहा हूँ। मैं पहला बंदा था जिसने फ्लेवर को इतना डीपली एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था पाकिस्तान में। इंटरनेशनल ऑप्टिमम बाइट्स, वो ऑप्टिमम बाइट तो एक सिग्नेचर बन गया ना, लेकिन उससे पहले लाइक कबाब अगर मैं खा रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ यार इसमें काली मिर्च का फ्लेवर आ रहा है, इसमें अनारदाना आ रहा है, इसमें थोड़ा सा जूसीज आ रहे हैं, वो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। हाँ, वो बैठने वाले को, सुनने वाले को फ्लेवर फील होना चाहिए था। मेरा ये ऑब्जेक्टिव था। मतलब पहले जो चैनल्स थे मुझसे पहले वो ये कहते यार बहुत मज़ेदार है, कमाल, उफ, ख़त्म। मैं कहा यार है क्या, पता तो चले है क्या। मतलब ठीक है आपको अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करो ना उसको। तो मैं वो पहला बंदा था, वो एक यूनिक पॉइंट था। दूसरा यूनिक पॉइंट मेरा ये था कि मैं वो फूड दिखा रहा था जो आज तक किसी ने देखा नहीं था। हिडन जेम्स को मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। जी, वो मुझे आप ना एक्सप्लोर भी ऐसे हुए थे। हाँ, मैं हिडन पॉइंट्स ढूंढता था कि यार ये तो सबने देखा हुआ। आपका एक स्टोरी मुझे याद आ गई, इससे सॉरी मैं आपको काट कर रहा हूँ। आपने एक दफ़ा एक आलू बुखारे वाले शरबत वाले चाचा जी के पास गए थे जो आपको वीडियो नहीं बनाने हाँ, वही वो मैं बता रहा हूँ, मैं फूड का रिव्यू बैड नहीं करता। मतलब अगर मुझे टेस्ट अच्छा लग रहा है तो मैं ये नहीं कहता इनका टेस्ट अच्छा नहीं है, इनका खिलाफ अच्छा नहीं है, वो मैं बताया तो हूँ। वो वैसे बड़ी फनी वीडियो थी, आप वो साइड पे जाते थे, वहाँ पे जाके शूट करते थे और फिर वापस आते थे और देते थे। वो एक मुझे कह रहा था, कह रहे सानू पागल बनाया। मैं कहा चलो छोड़ो, जो सारा कुछ छोड़ो, तुम उनसे दाई बनाओ। वो मैं कहा तुम अपना काम करो। इसी तरह एक सीन इसी तरह का ना हुआ था मेरे साथ मुल्तान में मैं गया, और मुल्तान में मैंने ना उनके खाना खाया। वो तोशे दे रहे थे। तोशे खाया? तोशे कभी आपने? गुलाब जामुन की तरह का होता है। तो उसने कहा मैं वीडियो नहीं बनाने देनी। मैं कहा मुझे रोक के दिखा, इधर ही खड़ा हूँ मैं। फिर मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हें क्या मसला? कह रहा वो कस्टमर खड़े हैं। मैं कहा तो ऐसे कौन जगह दे दो, कस्टमर ना ख़राब हो तुम्हारे।
एंड में मैंने कहा, मैं कहा तोशे बहुत मज़े के, अखलाक अच्छे करने की ज़रूरत है। तो वो फिर जाकर लोग खुद ही तरबियत कर देते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं, मेरा जो यूनिक पॉइंट था ना, एक यूनिक पॉइंट ये भी था कि मैं हिडन फूड एक्सप्लोर करता था, जो अंदरून गलियों के अंदर जाके ना, और अंदरून मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। अच्छा, मुझे ना एक लाहौर का फूड था, वैसे मैं गुलबर्ग रहा करता था तब, मैं यहीं से ही पढ़ा हूँ लाहौर से, तो तब ना आपने गुलबर्ग में एक कोई वैन थी, उन्होंने भी आपको वीडियो नहीं बनाने दी थी। आप वो नान के ऊपर ना शामिल बनाने दी साइड पे जा, नहीं बनाने दी थी, वो बनाने दी थी उसने वीडियो। ऐसा कभी गुलबर्ग में ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। नहीं हुआ है एक, उसमें मैंने आपको देखा है, वो ना आप वहाँ से भागते थे वो प्लेट लेके और साइड पे जाके बनाते थे कि अच्छा ये देखेंगे सबसे अच्छा नान शामी है जो मैंने आज तक जितने खाए हैं। अच्छा, पता नहीं, ऐसा मुझे एक और है इस तरह की 2-3 जगह। एक दफ़ा मैं गाड़ी में बैठ के की जगह रिव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा वीडियो नहीं बनानी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे टिक्की डाल के दें ऐसे ना। मैं प्लेट में जाके गाड़ी में बैठ गया, मैं कहा ये दुकान देख लो, ये दुकान है इनकी, और ये वीडियो नहीं बनाने दे रहे, मैं उधर जा भी नहीं रहा, लेकिन टिक्की बहुत मज़े की है। उसके बाद उस बंदे ने मुझे इतने फ़ोन करवाए, मेरा नंबर ढूंढता रहा, यार किसी तरह उससे मिलवा दूँ उसको, मैंने दावत करनी है, उसको घर पे बुलाना। वो नाराज़ हो गया मुझसे। मैं कहा मैं कोई नाराज़ क्यों, ये सीन चलता है। वैसे आपका क्या ख्याल है साकिब भाई, आप भी ब्लॉगिंग करते हैं माशाल्लाह, 5 to 6 years तो मैंने देखा आपको, इतने ही राउंड अबाउट हो चुके हैं। आपका क्या ख्याल है व्लॉगिंग के अंदर, ये जब से फैमिली व्लॉगिंग एंटर हुई है और भी चीज़ें हुई हैं, तो आपको नहीं लगता कि यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तानी कंटेंट है उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है कि जैसी होनी चाहिए? असल मसला पता है क्या है, आपको वो दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हो। बिल्कुल, ठीक है, तो हमारा मसला ये नहीं है कि कंटेंट क्रिएटर्स मतलब हैं ज़िम्मेदार, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो ऐसा कंटेंट ना बनाए, क्यों बना रहे हैं ऐसा कंटेंट। लेकिन मसला इस आवाम का भी है, आवाम देखना ये चाहती है। अब 90% कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो पैसा कमाने के लिए कंटेंट बना रहे हैं। बिल्कुल, जब वो पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं और वो ये समझते हैं, एक तो होता है ना मोरालिटी, तो बाद की बात है, पहले गुनाह का इंसान तसव्वुर करता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। जब म्यूज़िक यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई कबाहत नहीं है उनको, फीमेल्स के साथ वीडियोस बनाने में उनको कोई कबाहत महसूस नहीं होती, तो फिर अगली बात आती है कि उनको फैमिली दिखाने में भी कोई कबाहत नहीं महसूस होती। बिल्कुल भी नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप है ना, ये तो एक्सट्रीम है ना। अब इससे एक्सट्रीम क्या हो सकता है, आप खुद इमेजिन करें कि कहाँ तक चली जाएगी बात। साकिब भाई वैसे वो तो सारी एक्सट्रीम्स क्रॉस कर चुके हैं जो अभी family आपको vlogging- नहीं, अभी एक्सट्रीम्स तो है ना, हाँ एक्सट्रीम जी, अब उनके लिए वो एक्सट्रीम्स हैं, उनके लिए शायद वो नो गो जोन है, लाइक उनके लिए वो रेड लाइन है कि शायद हमने इसको क्रॉस नहीं करना। लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा तो आपको पता है स्टेप बाय स्टेप इंसान कहाँ से कहाँ निकल जाता मैं है। यही तो साकिब वो भाई चीज़ें normalize होती जा रही आपसे हैं। बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस चीज़ को अगर हम अच्छे से अच्छा, अब एक बच्चा है, हम उसको अगर अच्छा कंटेंट फीड करेंगे ना तो उसके सारे की सारी चीज़ें एक बेहतर ट्रैक पर चलना शुरू। लेकिन हम अगर जिस तरह हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है या सोशल मीडिया अगर हर वक्त फिल्थ से बढ़ा रहेगा तो हमारे, आपका ख्याल है लोग कुछ और खुद ब खुद ही नहीं देखना पसंद मसला मैं आपको ये करेंगे? बता रहा हूँ ना, कंटेंट है, अच्छा कंटेंट भी है। आप मुस्तफ़ा हनीफ को देख लें, वो भी फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, लेकिन वो अपनी मिसेस को नहीं दिखा रहा है ना, बच्चों को दिखा रहा है, बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ को दिखा रहे हैं। फिर एक लड़का है, नया ही चैनल है उसका, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं, ऑलमोस्ट 50,000 होंगे, फ़हद भाई के नाम से, मेरे घर में वो चैनल चलता। अब आपके शायद ये वीडियो वो देख लें तो मैं उनको सल्यूट है कि वो भी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, बच्चों के साथ बाइक पे लेकर निकल गए, कभी कहीं चले गए, फ़न करने की कोशिश। इसमें मसला ये होता है कि आपको ना एक्स्ट्रा एनर्जेटिक रहना पड़ता है, इतने आप नॉर्मल लाइफ में होते नहीं हैं। बस वो उस चीज़ से मैं भागता हूँ, वरना मैं भी शाम काम कर लूँ, मुझे ना आर्टिफिशियल वो नहीं होता, ऐसे हो नहीं बहुत मुश्किल हो जाता। तो वो ये काम कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट है, लेकिन हम देखते नहीं है तो हमें नज़र भी नहीं आता। हाँ जी, अब मेरे घर में वो ढूंढ रहे होते हैं बच्चे, वो तो उनको वो नज़र आ गया, वो देखते हैं। अभी वही देखते हैं। तो साकिब भाई आपके पास ये ह्यूमरस वाला कब रहा कि अच्छा इसके अंदर थोड़ा सा ना अभी यार humor ये भी मैं डाल- नेचुरल हूँ। अच्छा, हाँ, ये मैं नेचुरल हूँ ऐसा। मैं अभी भी बात करते करते पता नहीं कुछ इस तरह की बात शायद कर गया हूँ या कर जाऊँ कि वो मैं नेचुरल। असल इसकी 2 रीज़न है, एक तो मैं प्योर लाहौरी हूँ, ख़ानदानी लाहौरी। दूसरा ये कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हाँ जी, उसमें वो बचपन से ही शरारत सिखाते हैं। आप छोड़ दें, हमारे तो मुकाबले होते थे छुट्टी के बाद, जुगतों के मुकाबले होते थे। ऐसे ये जो आप ये करते हैं व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, फूड की है या कोई से भी, आप कैसे इंस्पायर करते हैं? आपको क्या लगता है यूथ जो आगे आ रही उसके लिए पहला तो क्वेश्चन ये है कि क्या इसके अंदर ये भी इतना मार्जिन है कि हाँ, इसके अंदर किया जा सके? ये हम आपके पुराने क्वेश्चन पे वापस आ गए हैं, और जिसका आंसर मैं आपको ये कर रहा था कि अभी जो चल रहा है ना, मैंने जब स्टार्ट किया था तब कुछ और था, अब सीन डिफरेंट है।
लेकिन एक बात ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, मेन कंटेंट जो है, मेन स्ट्रीम कंटेंट जिसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कहते हैं, उसमें बंदे अभी भी बहुत थोड़े हैं। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना इज़ नॉट अ जोक, ठीक है। आपने 22 मिनट की वीडियो बनानी है, 15 मिनट की वीडियो बनानी है, 35 मिनट की वीडियो बनानी है, इट शुड बी इंगेजिंग टिल द एंड। तो वो काम करना आजकल की जनरेशन के बस में नहीं है, मुझे पता है इस चीज़ शॉर्ट्स का। भी पूरे नहीं देख ये शॉर्ट्स पे आ गए हैं, ठीक है। और शॉर्ट्स भी पूरे नहीं देख पाते। मैं कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ जो बना रहे हैं, देखने वाले तो देख रहे हैं ना, जो कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं वो भी नहीं बना पा रहे, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं बना पा रहे। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाएंगे उनको उसमें बहुत सब्र चाहिए। मेरे आपको पता है 1000 सब्सक्राइबर्स गेस्ट करें कितने टाइम में हुए थे आप, एक रफ गेस। तकरीबन 6 मंथ्स में तो होने। 1.5 साल बाद मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, और 1.5 साल तक मैं कंटेंट बना रहा था। रोज़ाना बनाना पड़ेगा। रोज़ाना नहीं, मतलब मैं बना रहा था कंटेंट कि यार सब्सक्राइबर्स के लिए मैं नहीं आ रहा, मैं लंबी रेस में खेलने वाला बंदा हूँ। अभी भी मुझे ट्रेंडिंग, मैं कभी भी ट्रेंडिंग टॉपिक को लेके मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। बहुत कम हुआ होगा मैंने ट्रेंड को फॉलो करते हुए बनाया, क्योंकि मुझे वो एकदम से वायरल वाली हिट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्लो पेस से। मतलब अब क्योंकि स्लो पेस से चल रहे हैं तो लंबा चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं। जो लोग यूँ ऊपर जाते हैं ना वो यूँ ही नीचे आते। ये तो हमने अभी देखा कितने है। कंटेंट क्रिएटर्स कह लें या फेसेस कह लें, जिनको मैं आपको अभी नाम गिना सकता हूँ कि एकदम ऊपर गए, आपने उनको देखा और अब वो गायब हो गए, वो है और ही नहीं। बाकी वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आते, और उल्टा उनके लिए कंट्रोवर्सीज हाँ, और ये सारी चीज़ें तो आ गई। कंटेंट क्रिएशन जो है ना अब एक चैलेंज है इस टाइम पे, खासतौर पे फूड कंटेंट क्रिएशन। फूड पाकिस्तान में कितना को दिखा देंगे आप। मैं खुद भी, मेरा यूट्यूब अगर आप देखें तो पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, मैं कंटेंट बना ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो एक चीज़ मोनोटोनस हो गई है। वही कबाब है, कितनी की दफ़ा मैं उसकी तारीफ़ कर दूंगा यार, मतलब किस कबाब की मैं क्या क्या उसमें चीज़ें निकाल दूंगा। बहुत रेयर होता है कि आपको एक खाने को मिल रहा हो, देखने को खाने को मिल रहा हो और वो बहुत यूनिक हो, लेकिन उस तरह आपने कभी ना खाया हो, बहुत कम होता है ऐसा। तो इसका फिर आप फ्यूचर क्या देखते हैं ऐसा? फ्यूचर यही तो बता रहा हूँ, इसलिए तो टीम हायर की है। अब हम फूड ही करेंगे, लेकिन फूड के अराउंड रहते हुए हम डिफरेंट चीज़ें कर रहे होंगे। लाइक सेंट्रल हमारा जो फोकस होगा वो फूड ही होगा, बट आइडिया ये नहीं होगा कि हमने फूड का रिव्यू करना। इस तरह मैंने आपकी ना एक वीडियो देखी थी जहाँ से मुझे आइडिया आया था कि मुझे आपके साथ बातचीत करनी चाहिए। वहाँ पे ना आपने एक जगह पे रिव्यू किया, तो आपने कहा कि अगर आपका दिल ना माने ना इसको पीने का ड्यू टू सर्टन हाइजीन, तो आप ये वाली दुआ पढ़ें। ये आप साहिवाल की बात कर रहे हैं, बुलबुल कढ़ाई पे बैठा हुआ। मैंने बुलबुल की नहीं देखी थी, मैंने आपकी ड्रिंक की वीडियो देखी थी। अच्छा। आपने कोई ड्रिंक की वीडियो की, आपने कहा कि अगर आपका दिल ना माने किसी भी तरह से पीने का, तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। अब ये पढ़ के पी लें तो आपको इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो साकिब भाई, ये क्या आपके कंटेंट में आप किस हद तक इधर तक जाना चाहिए और किस हद तक नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए, हर दफ़ा जाना चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ, इट शुड बी अ सेगमेंट इन योर वीडियो, मैं ये समझता हूँ। लेकिन मैं चूँकि पहले दिन से काम अकेला करता रहा हूँ, दिमाग एक था, अक्सर मुझे कभी याद आ जाता था, कभी नहीं आता था, कभी मैं स्क्रिप्टेड लेके नहीं चला इसको। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं इस तरफ ना। अभी आपकी होता है पॉडकास्ट रिलीज़ होने से पहले मेरी एक आधी वो वीडियो रिलीज़ हो जाए जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो। बल्कि मैं कभी सोचता था कि एक सीरीज़ बनाऊँ, उस सीरीज़ के अंदर हर एपिसोड के एंड पे एक दुआ हो या एक हदीस हो या कोई ऐसी बात हो जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। बिल्कुल। क्योंकि देखें, आप लोग जो काम कर रहे हैं या यूथ क्लब वाले काम कर रहे हैं और भी उलमा काम कर रहे हैं, कंटेंट को ना क्रिस्पी रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी जब तक आप उसको एंटरटेनिंग नहीं रखेंगे, क्रिस्पी नहीं रखेंगे, लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस पर। जन्नत दोज़ख की बातें हर बंदा कर लेता है ना। सर आप उसको जितना मर्जी फिर आप अच्छा भी लेकर चलेंगे ना, वो कोई लोग देखते नहीं ना, करेगा, देखेंगे नहीं। हाँ, तो मेरा ये था, मैं एबटाबाद में एक जगह वीडियो बना रहा, अब मेरे हुलिये से देख के अगला यही समझेगा ये मौलवी का कैमरा उठा के ऐसे क्या काम है। मतलब एक जगह बैठे हुए ना पब्लिक में, स्ट्रीट पे आप कैमरा उठा के ऐसे फिर रहे हैं और आपका हुलिया ये गेटअप ये है, तो लोग देखते हैं यार कि ये क्या कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और फिर पहले मैं भी ये सोचता था कि लोग क्या कहेंगे कि यार ये क्या कर रहा है। मैं कहा यार लोगों को कहना, तो लोगों का काम है कहना। तो मुझे एक मौलवी साहब ने पकड़ लिया, कह रहे आप क्या कर रहे हैं। मैं कहा मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, हुलिया तो आपका माशाल्लाह बड़ा दीनदार है। तो मैं कहा मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, मैं फूड ही खा रहा हूँ, खाना ही खा रहा हूँ। नहीं तो आप अगर दीन के बारे में वीडियो बनाएं तो अच्छा नहीं रहेगा। मैंने कहा वो बहुत से लोग बना रहे हैं, वो उनकी कोई लोग सुनते हैं, कोई लोग नहीं सुनते। जिसने सुना है वही सुनेगा, हर बंदा नहीं सुनेगा। लेकिन फूड हर बंदा देखेगा, और इसमें मैं एक ऐसा मैसेज ऐसा इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ जिसको हर बंदा सुन ले, उस तक पहुँच जाए, क्योंकि फूड के लिए आया ना वो। अब नीचे अक्सर मुझे इंडियंस के कमेंट्स आते थे, मतलब मेरी ऑडियंस हर तरह की है, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। तो वो ही कहते यार अपने ना ये दीन की बातें ना किया करो वीडियोज़ के अंदर। मैंने करनी है भाई, मेरा काम है ये।
क्योंकि मुझे एक मेरे पास अथॉरिटी है, तो मैं कर रहा हूँ, मेरा चैनल है, मैं कर रहा हूँ। तो इंडिया से वैसे ही जब से चैनल्स बैन हुए हैं तब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली। ये इत्तेफाकन नहीं डाली, मतलब मेरी वीडियो में गैप आया, मुझे नहीं पता कि उसके आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट क्या, वैसे फॉलोअर्स तो आपके होंगे वहाँ पर, हाँ बहुत है। तो फिर तो आपको भी हो सकता है कंडेम करना पड़ जाए। नहीं कुछ नहीं होता, देखी जाएगी, अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आरपीएम ऊपर चला जाएगा क्योंकि इंडिया का आरपीएम बहुत नीचे है। लाइक जो आपको मोनेटाइज होता है ना, आपको पैसे आ रहे होते हैं, वो बहुत लो रेट पे है इंडिया का। तो मुझे ऐसा लगता है शायद थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए उस चीज़ का। अच्छा अच्छा अच्छा। या नहीं तो वो लोग अच्छे हैं, वो हमारे देख रहे हैं, वो वीपीएन लगा के देख लेते हैं जब हम भी देख लेते वीपीएन लगा के, तो वो भी देख लेते वीपीएन लगा के। सही साकिब भाई इस जो आप प्लेटफॉर्म, जिस तरह आपने कहा कि आप इंशाल्लाह दीन को हल्का हल्का सा इंट्रीगेट कर रहे हैं और क्रिस्प बनाते हैं वीडियो, और उसके अंदर आप दीन की बात करते हैं, और ये सबलिमिनली ये अच्छा रहता है कि आप एक वीडियो भी देख लेते हैं, आपको एक बात भी पता चल जाती है जो कि आप शायद नॉर्मल हालात में सुनना नहीं चाह रहे। ऐसे ही है। और क्योंकि जब जैसे ही आपने दाढ़ी वाला को बंदा देखना है ना, बंद चेंज करो, पता नहीं क्या कर रहा है। आपने कहना है घर में कोई नहीं है। हाँ ऐसे ही है, घर में कोई नहीं है, घर में कोई चंदा ले लो, वो कहते हैं हमें चंदा नहीं, हमें बंदा चाहिए तो वही वाला हिसाब है कि वो कहते हैं घर में कोई नहीं है। मगरिब के बाद आपने अकेले ही बात करनी है, घर में कोई नहीं है। तो आप इसको और कैसे समझते हैं? जिस तरह अभी ये फ़लस्तीन के अंदर हम सबको इस बात का है, दुख भी है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मुसलमान एक जान की तरह है, एक बॉडी की तरह है। कोई भी अगर उसका पार्ट तकलीफ़ में है तो उसकी पूरी बॉडी को तकलीफ़ होनी चाहिए। तो साकिब भाई आपका क्या ख्याल है, जब हमारे जितने ब्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको भी इसके अंदर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए, देखिए बिल्कुल उठानी चाहिए, लेकिन उसको एक तरीके से उठाएं, क्योंकि देखें आपने अपना मैसेज भी पहुंचाना है, और आप ये भी नहीं चाह रहे कि आपका कंटेंट शैडो बैन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, अगर आप खुल के बात करते हैं तो शैडो बैन हो जाता है। अब देखिए ये चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं। इसको मैं इस तरह से समझता हूँ कि आप एक बादशाह के पास शिकायत लेके जा रहे हैं जो आप पे खुद जुल्म करवा रहा है, बिल्कुल, और वो करवा पीछे से रहा है, और आप उसको कह रहे हैं यार ये देखो ये हमारे साथ जुल्म हो रहा होगा, हाँ हाँ नहीं बहुत बुरा हो रहा तुम्हारे साथ, वो करवा वही रहा। तो ये उसको शिकायत करने का क्या फ़ायदा? हमारा मसला ये है, देखें आज फ़लस्तीन अब आया है सबके सामने, और फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ये कोई अल्लाह की मदद उनके साथ है कि इतनी छोटी सी पट्टी को अभी तक वो नहीं कर पाए ना, और ऑक्यूपाई नहीं कर पाए उस जगह को। बिल्कुल, इससे पहले सीरिया में भी बहुत कुछ हो चुका है, इराक़ में भी बहुत कुछ हो चुका है, और पहले थोड़ा पीछे चले जाएँ तो चिचनिया में और बोस्निया में, यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है, ये कश्मीर में, इवन कश्मीर में भी। लेकिन कश्मीर का मसला इतना एस्केलेट नहीं होता, क्योंकि ये हमारा वो कहते हैं दो मुल्कों का आपस का मसला है, ये अब कह लें कि मुतनाज़ा इलाका है। लेकिन जो बोस्निया में, चिचनिया में हुआ, और फिर रशिया में भी काफ़ी दिन हुआ, ये बड़ी देर से मसले चल रहे हैं। और मसलों का हल जो है ना, मैं ये समझता हूँ, अब देखें इसमें मेरे कंट्रोल में जो चीज़ है मैं वो करूँ, लेकिन जो अल्टीमेट इसका सोल्यूशन है ना, वो तो फिर वही है ना कि जो हमारी नज़र जाती है उलमा की तरफ। उलमा क्या कहते हैं इस पर? उलमा ये कहते हैं कि आपको जितना आप कर सकते हैं आप करें, लेकिन जब एंड रिजल्ट है, जो एंड पे एग्जीक्यूशन करनी है, वो तो फिर वो गवर्नमेंट की तरफ कर देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ ही कि वो करें भाई, वो स्टेट ने ही करनी होती है। हम नहीं कर सकते। अगर स्टेट ये करती है कि जिहाद है या कुछ भी वो करती है, तो अफगानिस्तान में किया था ना, तो लोग गए थे साथ हैं। हाँ डेफिनेटली यार, तो ईमान ही खतरे में पड़ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, इसमें तो कोई बात ही नहीं दूसरी। अब ये देखें ना कि जब जहाद का ऐलान हो गया कि जहाद फ़र्द है, तो फिर आपको भी बुलाया गया कि आप आएँ, तो फिर आप ना जाओ तो ये कुर्बे क़यामत में जब इमाम मेहदी जब आ जाएंगे अलैहिस्सलाम, तो उस वक़्त भी ऐलान होगा कि आप जितने ये लोग हैं निकलें घर से, और जिसने घर पे रहना है उसका भी बताया जाएगा कि ये लोग घरों में रुके, इलाकों में रुकेंगे, यहाँ पे भी हिफाजत करनी है। तो उस वक़्त में जो शख्स नहीं जाएगा उसका ईमान ख़तरे में है। बिल्कुल ख़तरे में है। वैसे भी ये एक मेजर सिन है, अल कबायर एक बुक है, उसके मुताबिक अगर आप जंग से भागते हैं ना, तो ये बड़ा गुनाह है, मेजर, इसकी माफ़ी भी नहीं है, इसकी माफ़ी भी नहीं। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो आप इसको कैसे चैनलाइज करते हैं, यानी कि आप फ़लस्तीन का आप कैसे उसमें करते हैं? डेफिनेटली आई नो इट कि आपकी ब्रेड एंड बटर यही चैनल है और आप इधर से ही कर रहे हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पर ही है। यार मैं ये कहता हूँ कि हल्का फुल्का करते रहें, जितना हो सके, जितना आपको लगता है कि आपका मैसेज पॉजिटिवली जाता रहे, लोगों तक पहुँचता रहे, और
उतना करते रहना चाहिए। बट एट दी एंड ये बात भी है कि इसके करने से दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना, लेकिन अल्लाह को जवाब देने वाले बन जाएंगे हम, यार हमने किया था, इतना मेरे इख्तियार में था, मैंने किया था। बिल्कुल, ये तो है कि अल्लाह ताला की जो है इस्लाम है उसने गालिब आकर रहना है। हाँ, वो तो लेकिन आएगा। सिर्फ ये है कि आप कह आप ये समझ लेना सकेंगे कि वही आप वो चिड़िया बन जाएं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में पानी फेंकने गई थी कि आग तो बुझनी नहीं बुझनी, मैं अपना हिस्सा डाल दूँ। बिल्कुल तो मुझे ऐसे नहीं पता मेरे हमारे इस तरह बोलने से, अल्लाह हमारे इस तरह ताला कहने से। आपकी हिम्मत को, काविश को, आपकी जितनी भी है कोशिश उसको कबूल करे। हम सब की हमारी कोशिश तो यही है कि वो जल्द से जल्द इलाका जो है वो मुसलमानों का था वो वापस उन्हीं के पास ही आ जाए। बाकी ये है कि हम अपील ही कर सकते हैं। अब यही कर सकते हैं, इसके गवर्नमेंट अलावा से कुछ नहीं और कर सकते। सारे हाँ, लोगों और से उसके कि- अलावा हम क्या कर, मतलब हमें दे दो, फिर बंदूक दे दो, हम चले जाते हैं, ट्रेनिंग लेके हाँ, चले जाते जैसे हैं, और क्या कर जैसे सकते हैं। आती है या नहीं आती है, एटलीस्ट हम वी विल ट्राई। हाँ, नहीं ट्रेनिंग लेके जाएंगे, फिर ऐसे थोड़ी जाएंगे ऐसे थोड़ी होता है, ये तो फिर आप खुदकुशी करने चले जाओगे। साकी भाई, ईमान का जज्बा तो यही है कि ट्रेनिंग तो लाजमी लेकर जानी चाहिए, और बल्कि हमें इस वक्त रेडी हो जाना चाहिए कि हाँ, लेकिन बात वही है ना एंड पे कि स्टेट की तरफ से क्या सिग्नल हमें मिलता है, बिल्कुल, स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बैक टू लाइटर नोट। अब ज़रा आप मुझे अब ये बताएंगे साकी भाई, आपके साथ कोई ऐसा है कि जो बहुत कोई वर्स केस सिनेरियो हो, आपको बहुत बुरा लगा उस दिन व्लॉग बना के कि यार मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे छोड़ देना चाहिए? ऐसा कभी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक दफ़ा हुआ था। हाँ, याद आप बहुत पीछे ले गए मुझे ये बहुत शुरू की बात है। कोविड का स्टार्ट था, तब मेरा चैनल चला भी नहीं था इतना। मेरा चैनल कोविड के बाद मैंने इसको सीरियसली लिया है, मतलब आफ्टर कोविड 2019 से चैनल बना हुआ है, और 2021 में जाकर मैंने सीरियस इस पे काम शुरू किया, 2 साल बाद। तो कोविड स्टार्ट था, 2019 का एंड था या उसका जनवरी था शायद। तो मैं वहाँ गया एक जगह भटूरे खाने, एक बंदे के पास चला गया। मैंने कहा यार इससे वीडियो बनानी है। उसके जिससे मेरी बात हुई थी, उसने अपने अब्बू से मेरा इंटरव्यू, उसके अब्बू का मैंने इंटरव्यू करना था। उसके अब्बू शॉप पे थे नहीं, और वो ख़ुद भी नहीं था, उसका बड़ा भाई था। तो मैंने कहा यार आपके अब्बू से मुलाकात करनी थी, बात करनी थी। उसने कहा यार वो तो चले गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहा छोटा कहता वो शाम को आएगा, आप बताएं क्या काम है। मैंने कहा वो वीडियो बनानी। हाँ, बना लो। यार मौलवी साहब देखिए यार ज़रा, मैं शक्ल देख रहा हूँ उसकी। मैं कहा यार मैं मोबाइल पकड़ के भी नहीं आया, मैंने कैमरा पकड़ा हुआ हाथ में, मेरा लड़का आया हुआ, कैमरा मैन साथ आया हुआ, और मैं इस तरह मुझसे बात कर रखा है। मैंने कहा यार बंद करो वीडियो। वो इतना डीमोटिवेट हो गया, मैंने कैमरा बंद किया, मैं ऊपर जाके बैठ गया। मैं कहा कोई वीडियो नहीं बनानी। और उसके बाद मैंने दूसरी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। वो सारे व्लॉग ना अभी भी कुछ मेरे चैनल पे हैं और कुछ मैंने हाइड कर दिए। मैं उसमें ट्रैवलॉग थे, कुछ बाइक पे टूर थे, कुछ ऐसे ही जनाब एक हिडन प्लेस एक्सप्लोर की लाहौर के अंदर। अब वो ना मैं हफ्ते बाद डाल रहा था, वो हफ्ते बाद डालना शुरू किया। पिछला पुराना फूड का वीडियो एक जो थी ना वो वायरल हो गई, पुरानी वीडियो को फूड की थी। अब मैं कंटेंट कुछ और बना रहा था, वो पुरानी वीडियो वायरल हो गई, उसकी वजह से ना मुझे वापस फूड पे आना पड़ा, वरना मैं फूड ब्लॉगिंग छोड़ चुका था। तो ऑडियंस ही फूड की थी मुझे उस वक्त तो आप फेमस भी नहीं थे और ना ही आपका वो नहीं, लोग देख रहे थे मुझे उस टाइम भी। मुझे कह रहे थे लोग, मेरे चैनल पे तकरीबन 250-400 सब्सक्राइबर्स थे। तो लोग में कहें यार इंशाल्लाह आपके चैनल में ना 1 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे। मैंने कहा यार क्या बातें कर रहा है। कहता आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो होंगे इंशाल्लाह। मैं कहा देखते हैं, हो गए। और सबसे को अच्छा वीडियो जिसके बाद आपने सोचा हो यार ये वाला वीडियो जो बना है ना, इससे अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ ये बहुत होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अक्सर जगहों पे ऐसा होता है। लेकिन एक जगह वीडियो बनाने का मुझे बहुत मज़ा आया था। वो कराची में गौसिया नली बिरयानी वाले, वो तो ऐसा इंटरटेन करते हैं ना आपको, मतलब आपको लगता है कि कैमरा छोड़ो इनको पकड़ाओ, खुद ही बनाओ वीडियो। वो इतनी नारे लगाते हैं, वो ऐसे जनाब आपको कंटेंट देते हैं, खुद भी, ऑनर्स भी, उनके वर्कर्स भी, तो फुल एंटरटेन करते हैं। मतलब बंदे को जिन भी दिल कर रहा था ना, उसको देख के दिल करने लगा यार बनाओ, ये भी अच्छी चीज़ है। गफ़ार तो लव है। तो साकिब भाई, आपके जितना व्लॉगिंग वाला एक्सपीरियंस है जो अब आप कर रहे हैं और ये सारा है, इसका आप फेम के साथ कैसे करते हैं? आपको कई दफ़ा तो ऐसा होता होगा कि अच्छा यार मैंने इस जगह पे जानबूझकर बड़ा अच्छा शो होना है या अच्छी वाइब दिखानी है अपनी। कई दफ़ा आपका नहीं दिल कर रहा वो वाला काम करने को जो करना पड़ता है व्लॉगिंग में, ख़ास तौर के ऊपर। जैसा कि आपका नहीं दिल कर रहा कि मैं इस टाइम पर ये वाला इन मैनेजर से ये बात करूं और ये सारा रेस्टोरेंट करूं, तो क्या आप उसके अंदर कैसे करते हैं उसको? नहीं, मैं नहीं करता। अगर मेरा दिल नहीं कर रहा तो मैं नहीं करता। मैं टीम होती है मेरे साथ,
मैं पहले उनको भेजता हूँ कि भाई जाके बता दो कि ये बंदा आया हुआ, ठीक है। और वो अक्सर जानते होते हैं, रेस्टोरेंट्स वाले अक्सर जानते होते हैं। मतलब मेरा ख्याल है शायद ही कोई रेस्टोरेंट हो पाकिस्तान में जो ना जानता हूँ, क्योंकि फेस 2-3 ही है लॉन्ग कंटेंट में ना, तो सारे जानते होते हैं। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि मैंने लड़के को भेजा, मैंने कहा यार इनसे जाके बात कर लो। उसने कहा आया बंदा है, अनु फटाफट लाओ, हम तो 1 साल से मैसेज कर रहे हैं इसको। ऐसा भी होता है। और कहीं भी कोई नहीं जानता होता ना तो मैं फिर उसको फोर्स नहीं करता। मतलब वो कह रहे हैं नहीं वीडियो नहीं बनानी, तो मतलब कोई बात छोड़ दो फिर आप। अच्छा, ये जो व्लॉगिंग है खाली ये सिर्फ अपने टेस्ट बड्स तक रहती है क्या? हाइजीन, इसको बनाने का तरीका, वहाँ तक तो कोई भी नहीं जाता। अभी आपने जितने फूड व्लॉगिंग यार अगर आप देखी है, वहाँ जाएंगे ना तो आप अगले का बिजनेस तबाह कर देंगे कि हाइजीन को दिखाओ। मैं तो अक्सर अंदरून की वीडियोस में, मैंने ना शुरू में कहता था, जब अंदरून की वीडियोस आती थी मैं कहता यार अगर अंदरून में आना ना तो हाइजीन को घर छोड़ के आना। कोई भी आप उसके अलावा भी देख लो, अंदरून में तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, आप वहाँ जाएँ आप कहेंगे यार नहीं मैं नहीं खा सकता। मैंने ऐसी जगहों पे नीचे नाला बह रहा था और ऊपर बैठ के मैं हलवा पूरी खा रहा था, लेकिन दिखाया नहीं वीडियो में। नहीं वो तो अगर दिखा दूंगा तो देखने वाले को कराहत होगी। लेकिन क्या आपकी वीडियो से काफ़ी सारे लोग सुनते हैं, वहाँ पर जाते हैं और वो खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये भी आपकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको बताया जाए कि एटलीस्ट बता दो? उनको मैं बता दिया ना कि भाई अंदरून में आना है तो अपनी हाइजीन को घर छोड़ के आना, यहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। हाँ, जो दुकान अंदरून में साफ़ सुथरी है उसके बारे में मैं बताता हूँ कि दुकान ये वन ऑफ द आप कह लें कि हाइजीनिक शॉप है अंदरून के अंदर ये। तो इसके अंदर जिस तरह अब ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, शहबाज तिक्का पिछले दिनों गुजरांवाला में है एक, वो बैन रहा काफ़ी। मैंने कभी कवर नहीं किया। और बताएं, कभी कवर नहीं किया कभी। कवर वैसे आपसे एक बात कर रहा हूँ, ये तो एक एग्जांपल थी, अल्लाह जाने उनका क्या वजह थी, क्यों बैन हुए जो। अच्छा, मैंने आज तो कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं कवर किया जो बाद में बैन हो गया। अल्लाह की शान, मैंने कभी ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं कवर किया जो बाद में बैन हो गया। और आपने जिस तरह बताया आप ये लाहौर से हैं और शुरू से लाहौरी एक फैमिली से हैं, तो एक लाहौर में ट्रेंड चला था कि ये जब इन्होंने गधे खाने शुरू किए थे। यार नहीं होता ऐसा, मेरी बात सुनो। पता क्या बात है, ये सब बातें हैं। गधा जो होता है ना, गधा ये जाता पार्लियामेंट में, ठीक है। आप खा के ना, खाना खा के आपको फ्लेवर से पता लग जाएगा कि ये खाना कैसा है। आपके अंदर इंस्टिंक्ट, अपनी भी इंस्टिंक्ट होती है यार कभी, कि आप उस खाने को देख के, अगर आपको खाना देखने में अच्छा नहीं लग रहा ना तो आप इसे कभी नहीं खाओगे। और एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब आपकी कमाई हलाल है ना तो आप कभी हराम नहीं खाओगे। अक्सर उलमा ये फरमाते हैं और ये बात कहते हैं कि अपनी कमाइयों को हलाल करो। कमाई हलाल होगी ना तो वो हराम पे खर्च नहीं होगी, कमाई हराम होगी तो वो हलाल पे खर्च नहीं होगी। मतलब आप कमाई ही हलाल करोगे तो अल्लाह आपको हराम से खुद ही बचा लेगा। तो ये मैं प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ये तो आपने बड़ी ऐसे सही बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि इवन आप अगर हराम कमाई लेके अल्लाह के घर जाते हैं ना, इवन वहाँ भी दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता। तो इसी तरह हराम की कमाई से आपका हलाल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कमाई हलाल होगी आपकी, अल्लाह आपको उसको हराम पे खर्च ही नहीं होने देगा। जब हराम पे खर्च नहीं होगा तो आप गुनाह से बच जाओगे। आजकल सबसे बड़ी मसले कहाँ आ रहे हैं कि हराम काम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कमाइयाँ हराम है, आपकी इनकम हराम है, तो वो हलाल पे कैसे लगेगी? वो लगेगी भी हराम पे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। बाकी वो जो गधे वाली बात है ना, वो लाहौर के अलावा काफ़ी जगहों पे मिलता होगा। हाँ, एक रेस्टोरेंट में बताता हूँ, एक रेस्टोरेंट मैंने कवर किया, वो पहले ही बैन हो गया था। उसको बैन ख़त्म होने के बाद मैंने कवर किया दोबारा, तो लोगों ने कहा ये तो सील हो चुका था, आपने क्यों कवर किया इसको? उस बंदे से मैंने पूछा, उसने कहा यार मेरा कोई ना झगड़ा था किसी के साथ, उसने ये बात फैलाई थी और उसने छापा पड़वाया और उनसे कह के बंद करवा दिया। उसकी पहुँच थी ऊपर, उसने कह के बंद करवाया, हालांकि वो खाना उसका वाकई मज़ेदार था। एक साहिवाल में भी रेस्टोरेंट था, आपने वो भी कवर किया था और वो भी पहले इस क्लेम में बंद हुआ पहले था। हो चुका होगा लेकिन बाद में चल रहा है, ठीक हो गया था। इस तरह के होते हैं। कुछ चीज़ें पॉलिटिकल भी होती हैं, कोई आपस में ग्रज भी होता है लोगों का, वो भी चीज़ें कर देते हैं। तो आपका एक होता है ना, लोगों ने आपको क्या होता है कि आपने किसी का रिव्यू दिया और आप वो रिव्यू वैसा अच्छा नहीं था या आपको फूड वैसा अच्छा नहीं लगा, तो क्या रेस्टोरेंट्स वाले आपके ऊपर गिराज रखते हैं या आपको कहते हैं यार वो रखते हैं यार। मैं उनसे, देखो मुझे अगर कोई पैसे भी देता है ना कि आप प्रमोशन कर दें, तो मैं बताता सच्ची हूँ। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ, कई दफ़ा, और फिर आपकी पॉडकास्ट में दे रहा हूँ कि HN फूड है ना, पेड था, ठीक है, लेकिन वो पेड इसलिए नहीं था कि मैं उनके खाने की तारीफ़ करनी थी। पेड इसलिए था कि मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ उनको, मैं अपने चैनल, अपनी ऑडियंस के साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि यार आप ये नई जगह पे आ जाओ, ट्राई कर लो।
उसने कहा जी हमने लाहौरी चने बना दिए हैं, ये आपके बिल्कुल 100% लाहौरी चने हैं। मैंने उसको साथ खड़ा किया, वीडियो रिकॉर्डेड है और ऐसे ही पड़ी हुई। मैं कहा यार ये चने जो है ना ये आपके अच्छे हैं लेकिन लाहौरी चने नहीं है, आप इसको लाहौरी चने नहीं कह सकते, इनका टेस्ट ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है ये, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना इसको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो एक आधी चीज़ होगी कोई, इसको आपको इम्प्रूव करना, ये मैं उसको ऑन रिकॉर्ड बोला। तो उन्होंने कहा नहीं कि भाई पैसे लेके कोई हमारे वो से कहता हमें चीज़ ही आपकी ये पसंद है, हमें आपकी अच्छी बात ये लगती है कि आप बता देते हैं क्या मसला। लोग इसीलिए देखते हैं कि यार ये जो बंदे ने कह दिया ना उधर पहुँच जाओ। मतलब ऐसे ऐसे लोगों के फीडबैक्स आए हैं कि यार हमने नहीं सोचा था कि लोगों ने आपकी एक ज़बान के ऊपर लोगों ने वहाँ रश लगा दिया है, हम नहीं समझ सकते थे। एक बंदे ने मुझे बताया, कहता साकिब भाई एक बंदा आया खाना खाने, मुझे कहता यार जो साकिब साहब ने कहा ना, जो मौलवी साहब ने कहा ना, मैंने वही ला के दो सारा कुछ। उन्होंने कहा यार उन्होंने टिक्के खाए थे और कबाब खाए थे, मैंने कहा वही ला दो, जो उन्होंने किया वही ला दो। कहता यार उन्होंने तुम ये नहीं गल मनी जा रहे हो, कहता भाई वो कहेंगे ना जहर खा लो मैं वो भी खा लाँगा। मतलब ये उसने मुझे बताया दुकान वाले ने। तो ये सारा काम है लॉन्ग फॉर्मेट वाला। शॉर्ट फॉर्मेट में मैं किसी को ये नहीं कहता कि शॉर्ट फॉर्म में जो मेरी वीडियोस बनी हुई है उस पर आप जाओ, क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म में कितना रिव्यू दूंगा यार, मतलब मैं 1 मिनट में क्या बता सकता हूँ। उसमें भी एक दफ़ा हुआ था ऐसा, एक जगह पे मैं गया, सब्जी अच्छी नहीं थी उनकी, मैंने टेस्ट का रिव्यू नहीं दिया, मैंने कहा जगह ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, टेस्ट के बारे में आप मुझे बताओ वहाँ जाके कि आपको टेस्ट कैसा लगा। तो इस तरह से तो आप ऐसे बिजनेस उल्टा उनका प्रमोट कर रहे होते हैं। यार मैं उनको ट्रैफिक ही दे रहा हूँ ना, प्रमोट अगर मैं कर रहा हूँ मैं, और बाद का ऐसा भी होता है कि चीज़ मुझे अच्छी लगती है लोगों को अच्छी नहीं लगती, उसकी रीज़न आप कह लो 50-50 है कि हो सकता है मेरे टेस्ट पर उस टाइम पे कुछ और हों, और आप एक ह्यूज पब्लिक के पास जा रहे हैं जिनके डिफरेंट टेस्ट बड्स हैं, उनमें से कुछ के आपके साथ मैच कर जाएंगे, कुछ के नहीं मैच करेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि बाद का रेस्टोरेंट्स वाले जो है ना वो आपको अच्छा फूड सर्व कर देते हैं, बाद में वो अगर जब रश पड़ता है अचानक से तो उनसे वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती, वो ख़राब कर देते हैं। ऐसे कई रेस्टोरेंट्स मैंने देखे हैं। आप ऐसे ये जिस तरह ब्लॉगर रहते हैं, आप डिफरेंट रेस्टोरेंट्स आप बार बार भी विज़िट करते होंगे जो आपको ज़्यादा पसंद होते होंगे, वो क्या ख्याल है या कैसा क्या लगता है आपको कि लोगों को इस वाले बिज़नेस के अंदर आना चाहिए रेस्टोरेंट्स वाला? यार रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क काम है। मैं अपना रेस्टोरेंट नहीं स्टार्ट कर सकता इस वजह से, क्योंकि वो 24 आवर्स काम है। आपने इधर अपनी दुकान बंद करनी है सामान बेच के और फ़ौरन आपने बाज़ार चले जाना अगला सामान लेने, या अगर आपने लिया भी हुआ है, प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी कर ली हुई है आपने, तो आपने उसकी मैरिनेशन स्टार्ट कर देनी है। वो 24 घंटे का काम है, छुट्टी कोई नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो मुझे एक बंदे ने बताया था कि यार इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें क्रेडिट पे काम कोई नहीं है, कैश पे काम है, जो बनाया बेच के पैसे ले लो। हाँ जी, सुबह आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है रात को पूरी हो जानी है, ये सबसे अच्छा बेनिफिट है इसके अंदर। और हाँ, अगर आप इसको ये समझ के खिलाते हैं कि मैं आवाम की खिदमत भी करूँगा, नेकी भी कमाऊँगा, कि अगर मेरे पास कोई खाना खाने आ जाता है और मेरे पास उसके पास पैसे नहीं है तो मैं उसको फ्री खाना खिला दूँगा, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को खाना खिलाने वाला बन जाऊँ मैं, फिर इसमें अल्लाह बरकत देगा। फिर मैंने ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स देखे हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स देखे हैं जिनके इतना सा भी टेस्ट नहीं है यार, मतलब ऐसा खाना भी खाया है कि मुझे समझ नहीं आई कि ये लोग खा क्यों रहे हैं, और ऐसे रश लगा हुआ उसके पास, मैं हैरान। और मैंने वीडियो डाली उसकी वीडियो 5 मिलियन क्रॉस कर गई, लॉन्ग वीडियो थी, छोटी वीडियो भी नहीं थी, मतलब लॉन्ग वीडियो 5 मिलियन क्रॉस। मैं हैरान, मैं कहा यार इसकी किस्मत है भाई। बिल्कुल ऐसा होता है कई दफ़ा कि किसी इंसान की किस्मत बहुत आला होती है और वो उसको और अल्लाह ऊपर उठाई जा रहा है, उसको अंदर कोई सिस्टम चल रहा होता है अल्लाह के साथ। बिल्कुल ऐसा है, हाँ, क्योंकि हिडन सिस्टम चल रहा होता है उसका अलग सा। खाने में टेस्ट नहीं है लेकिन काम में बड़ी बरकत होती है। साकिब भाई अब रैपिड फायर का टाइम है, आपने अब एक रेस्टोरेंट बताना है, कोई सा भी, मैं आपको फूड बताऊंगा, आपने उसका बताना है कि बेस्ट रेस्टोरेंट आपको कौन सा। यार मेरे मैनेजर को कॉल करें ना, उससे पूछो जिससे ज़्यादा पैसे दिए हैं उसका नाम ले लेता हूँ। अच्छा साकिब भाई, सबसे पहले निहारी। यार निहारी, अच्छा अब निहारी जो है ना, एक नाम हर चीज़ देख के, क्योंकि अब कई दफ़ा मैं भी निहारी लवर। निहारी लाहौर में सिर्फ एक ही है, नहीं लाहौर की नहीं बात हो रही, ओवरऑल पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान की बात है यार, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल काम हो गया। अच्छा चलो इसको सिंपल कर लेते हैं। मजीद निहारी रावलपिंडी मजीद निहारी, सही। तो वैसे निहारी के हिसाब से तो कराची मशहूर नहीं है? निहारी लाहौर से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से कराची गई है। मुगल डिश है, दिल्ली दरवाजे से, सॉरी ये लोहारी से, हाजी निहारी से। हाँ जी यहीं से गई है निहारी कराची, ये दिल्ली से आई थी। दिल्ली से पहली निहारी यहाँ बनी थी, उसके बाद वो फिर कराची गए, उन्हीं के रिश्तेदार, उन्होंने इदरीस निहारी वहाँ पे स्टार्ट की। फिर उसके अलावा बाकी निहारी की जो वेरिएशन है ना, जिस तरह यहाँ पे वारिस मिलती है,
उस तरह वहाँ पे उसकी है, जाहिद की है, फिर जावेद की निहारी बहुत मशहूर और है। दूसरी कढ़ाई। अब कढ़ाई में भी इतनी वेरिएशन है, चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, दुम्बा है, शिनवारी है, सुलेमानी नहीं है। नहीं, जो मटन और चिकन जो नॉर्मल कढ़ाई है उसमें, शिनवारी नहीं। नहीं, मटन या चिकन आप बता। मटन खान बाबा। और चिकन चिकन कुंदन कढ़ाई, ये कहाँ पर? ये टाउनशिप में। टाउनशिप पे। तो ये उतनी फेमस क्यों नहीं है आपको यही लगता तो प्रॉब्लम है। ये फेमस हो जाएंगे शायद इनका टेस्ट खराब हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ बाद का टेस्ट नहीं होता, लेकिन वो कुछ सिस्टम अंदर चलाया होता है उन्होंने, तो उसकी वजह से वो चल रहा है काम। उसके बाद हम एब्रप्टली आते हैं दूसरी साइड पर, फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन यार, हाँ ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। एक रेस्टोरेंट है फायरी फ्राइड चिकन के नाम से, अब पता नहीं वो ऑपरेशनल है इस टाइम के नहीं है यार, उस तरह का मैंने चिकन आज तक नहीं खाया। फायरी फ्राइड चिकन डिफेंस में थे, लालिक चौक में, ग्लोरिया जीन्स के सामने। अब पता नहीं वो है कि नहीं है, क्योंकि वो कह रहे थे हम शिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन वो अमेजिंग। मैं पता नहीं जब भी गया हूँ मैं उधर रुका हूँ, जब भी गया हूँ उधर रुका हूँ। और पिज़्ज़ा यार पिज़्ज़ा मुझे जो पसंद है ना वो है इसका, वैसे तो 14 स्ट्रीट का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा, अगर आप जेनेरिक क्वेश्चन करते हैं 14 स्ट्रीट इज़ अ वेरी गुड पिज़्ज़ा जो मैंने अब तक खाए हैं। कराची के मैंने बाकी पिज़्ज़ा ट्राई नहीं किए थे, लेकिन 14 स्ट्रीट इज़ वेरी गुड। लेकिन लाहौर में सिजल के नाम से एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, उनका मलाई बोटी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा। वैसे मैं पिज़्ज़ा को, पाकिस्तानी पिज़्ज़ा को फूड नहीं समझता, ये कुछ भी नहीं है, ये ना उधर का ना उधर का ना, ये इसमें तिक्का डाला होता है इन्होंने, मलाई बोटी डाली होती है पिज़्ज़े के अंदर, वो पिज़्ज़ा उसको खुद नहीं पता कि भाई मैं क्या कर रहा है मेरे साथ। अच्छा, एक बड़ी बेसिक सी डिश है, हर किसी के पास होती है, लेकिन ना मुझे आपसे सुनना है कि क्या आप, क्योंकि हर चीज़ देखते हैं, फ्राइज़ किसके सबसे अच्छे हैं? क्योंकि बैकआउट से पहले ना एक थी कि मैकडॉनल्ड्स जैसे फ्राइज़ किसी के नहीं है। यार उनके फ्राइज़ की भी कॉपीज़ बन चुकी है ना बहुत ज़्यादा। फ्राइज़ बड़ी एक बेसिक सी चीज़ है, हर किसी के लेकिन पास है। अच्छा, एक फ्राइज़ एक ऐसी चीज़ है कि मेरे सामने आप बहुत सारे भी रखते हो मैं खा जाऊँगा, वो कोई भी खा अनटिल जाएगा। अनलेस मैं डाइट पे ना हूँ। फ्राइज़ सबके अच्छे होते हैं यार, फ्राइज़ तो है ही खूबसूरत सी चीज़ है, सबके अच्छे होते हैं। अच्छा, कबाब्स, कबाब, बीफ कबाब, गफ़ार बारबेक्यू एंड है भाई वहाँ पे। भाई आप नहीं लेकर जाएंगे। कराची में आप चले जाओ, वो कराची में आप चले जाओ गफ़ार पे, उनकी मलाई बोटी खा लो, उनकी हरियाली बोटी खा लो, सुर्ख एक बोटी होती है उनकी, अंगारा बोटी पता नहीं क्या। यार उनका फ्राई कबाब नहीं है, उनके पास फ्राई कबाब नहीं है, उनके पास है मगज़ टिक्का फ्राई, इस तरह करके कुछ है, मगज़ मलाई टिक्का फ्राई या पता नहीं मगज़ बिहारी टिक्का फ्राई, क्या इस तरह की कोई डिश है उनकी। वो मैंने खा के ना, वो लाइक फूड और गैसम नहीं होता, वो हो गया था मुझे। मैंने कहा यार ये क्या खाया मैंने, ज़िंदगी में 2 दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ, एक वहाँ पे हुआ और एक सियालकोट में हुआ था, पाए खा के। सियालकोट में किसके पास? जमजम के पाए थे, वहाँ में हो गया। मैं कहा ये मैंने क्या खा लिया, मैं 2 मिनट के लिए चुप तो हो गया। गनी कहाँ गया? गनी को गुजरा वाला। यार वो छोटे पाए हैं ना, मैं बड़े पाए की बात बता रहा हूँ, उससे भी अच्छे पाए डस्का में मिलते हैं। गनी तो कुछ भी नहीं है, पाए डस्का में, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में पाए छोटे पाए वो डस्का में मिलते हैं। चले, उसके बाद टिक्का। क्या कराची कराची किसी से भी खा लो, गफ़ार से नहीं भी खाना ना तो आप मीरठ से खा लो, मीरठ का भी अच्छा। अच्छा, तो लाहौर में नहीं आपको लगता कि बारबेक्यू को इस लेवल का बना रहा है? नहीं, लाहौर वाले उसके करीब भी नहीं है। और बिरयानी? हाँ, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। बिरयानी है कोरंगी में, फ्रेंड्स बिरयानी, कमाल है। ख़त्म। मैंने कराची से टिन पैक करवा के, हालांकि वो टिन पैक देते नहीं है, मैंने एक बंदे से कहा कि उनसे बिरयानी लो, जाकर टिन पैक करवाओ, टिन पैक करवा के लाहौर भेजो, और वैसे बिरयानी मैंने यहाँ पे खाई, और जिसको भी खिलाई उसने कहा यार ये ख़त्म है, एंड बिरयानी है। चलिए, अच्छा, अब स्ट्रीट फूड पर आते हैं हम। गोलगप्पे। गोलगप्पे ना काफ़ी जगह से अच्छे मिलते हैं, मसलन मतलब हर जगह। एक लाहौरी गोलगप्पे वाला सेटअप है एक, उनके गोलगप्पे मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं लाहौर में। वैसे फैसलाबाद के गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, मुल्तानी गोलगप्पे फेमस बहुत हैं, बट सॉरी। हाँ, उसमें ना मीठा मुझे नहीं कुछ नहीं लगता नहीं है नहीं ज़्यादा भाई, है। नहीं, उसमें सिर्फ मीठा नहीं होता, वो बनते देखे आपने कभी? मैंने 1-2 बार खाए हैं। नहीं, आप देखो दोबारा नहीं खाओगे। वो ऐसे गोलगप्पा लेते हैं,
उसमें वो खटा वो जो चीज़ें भरते हैं, उसके बाद ऐसे हाथ दही में जाता है, पूरा हाथ समेत पूरा इतना, ऐसे दही भरते हैं, ऐसे चटनी भरते हैं और इतना हाथ लिबड़ाता है, ऐसे गोलगप्पा रख के देते हैं, वो खाओ। कभी खा के खाओ जरा, बता रहा को पता चले। अच्छा, इधर ना एक स्टेशन पर गोलगप्पे हैं, मौलवी के गोलगप्पे। अच्छा, जो स्टेशन वाला है ना, वो मज़े का, मज़े के। वो अच्छा है। उसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं उनकी, लेकिन वो कहते हैं कि उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। बाकी मुझे इतना पसंद नहीं है, बाकी जितने भी मौलवी गोलगप्पे वाले हैं ना, वो मुझे इतना पसंद नहीं है। जो स्टेशन वाला है ना, सलाई मशीन मार्केट में बैठा हुआ जी है, जी जी। वो अच्छा है। हाँ, वो डिफरेंट है, मतलब चटनियाँ देता है, मीठी चटनी साथ देता है, वो डिफरेंट है। हाँ, वो मैं क्योंकि जब मैं आता हूँ ना इधर, तो मैंने अगर मुझे गोलगप्पा हो ना तो मैं वहीं से ही हाँ, खाना वो और लेवल की, वो और लेवल है उसका। वो गोलगप्पा नहीं है। वो गोलगप्पा नहीं ना, वो एक डिश ही चेंज कर, उसमें मीठी चटनी है, आप पूरी उसको केचप डाल दो मीठी की, और वो खुबानी वाली चटनी होती है। जी जी, ऐसे ही है। वो और चीज़ बन क्योंकि जाती बाकी जहाँ से आप गोलगप्पा खाते हो ना, उसके जो अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। जो गोलगप्पा है ना भाई, वो होता सिर्फ चनों के साथ है, चने और खट्टा और गोलगप्पा बस। बाकी सारी चीज़ें वेरिएशन जितनी मर्जी ऐड करते रहा उसमें, अगला और तिक्का यार, साहिवाल में आपके नहीं पता। हाँ, वो जिंगर। हाँ, वो जिंगर गप्पा खिला दिया उसने मुझे। हम उससे बड़ा गोलगप्पा तो मैंने आज तक भी नहीं खाया। मेरे उस टाइम सर्जरी हुई थी, वो कह खा, मेरा मुंह नहीं खुल रहा, कह रहा खाएं वो जिंगर गप्पा, उसके बाद टूटी फ्रूटी गोलगप्पा यार। हाँ जी हाँ जी, पिज़्ज़ा गोलगप्पा। ये को गोलगप्पा थोड़ी यार। अच्छा, उसके बाद है शामी कबाब। जिस तरह आपने देखा होगा डिफरेंट स्टॉल्स, कार्ट्स होती हैं, वहाँ के शामी कबाब आपको कहाँ से? शामी कबाब मैं आपको वही पॉइंट बता रहा हूँ जिन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी थी। वो अली भाई की टिक्कियाँ इस तरह फेमस है। लॉरेंस रोड के साथ एक कच्चा लॉरेंस रोड है, नाले के ऊपर, वो छोटी सी दुकान है, खुद भी यूट्यूब पे उनका चैनल है, अली भाई फूड विद अली भाई या कुक विद अली भाई, इस तरह के नाम है। वो टिक्कियाँ बनाते हैं, शामी टिक्कियाँ। कमाल। ओफ। अच्छा, अब मीठे की तरफ आते हैं, डिज़र्ट्स की तरफ। आइसक्रीम्स। यार आइसक्रीम ना हीको की सबसे अच्छी है। अच्छा। हाँ, ब्रांड है, उन्हें मैं पैसे नहीं दिए, लेकिन कोई बात नहीं, सच बता रहा हूँ मैं आपको। उसकी क्या, हीको की कौन सी आइसक्रीम? कोई भी, मुझे अगर मैं आइसक्रीम में से पूछेंगे तो मेरा फेवरेट जो फ्लेवर है ना, वो मैंगो है। उसके अलावा एक आइसक्रीम थी, बंद हो गई है, एंडरसन्स ना, यहाँ पे मिनी मार्केट के पास थी। जी जी। ऑजी आइसक्रीम थी वो, ऑस्ट्रेलियन, गोट मिल्क की थी। उनके पास कुछ फ्लेवर थे, बबल गम और इस तरह के ना, और एक मिंट फ्लेवर था एक, वो तो आपको कई जगहों से भी मिल जाता है, लेकिन जो बबल गम फ्लेवर था ना उनका, वो बड़ा मज़े का था। इस तरह मैं वो फ्लेवर ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। वो कोविड में बेचारे वो सर्वाइव नहीं कर सके, लेकिन वो आइसक्रीम बहुत कमाल थी। अब वो नहीं है तो अब हीको। अच्छा, डोनट्स। यार डोनट्स है ना, वो ओडी के अच्छे हैं, वो अलग बात है, मैं खाता नहीं हूँ। तो साकिब भाई, इतना सारा आप खाना खाते हैं, तो वो खाना अब डेफिनेटली जिम और ये डाइट पर्सन लगते हैं आप, आपकी स्टोरी से भी पता चलता है। वैसे आपको लगता है कि इतना टेस्ट खाने के बाद आपसे रेजिस्ट हो पाता है कि अच्छा मैंने एक पर्टिकुलर पोर्शन लेना है, ज़्यादा नहीं खाना, और ये सारी चीज़ें? यार ये आप मुझसे, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने आप को ना उस फेज़ में लेता हूँ जो मैं से कराची में हुआ था, गफ़ार के ऊपर, जब मैंने वो खाया था ना खाना। अब वो पूड़ी पराठा और साथ में वो बिहारी टिक्का मगज़ फ्राई सामने रखा हुआ। एक बाइट लेने के बाद जो मेरी हालत थी ना, मुझे था कि इस टाइम मुझे कोई मार दे मेरे लिए आसान, लेकिन मैंने हाथ फिर भी रोक लिया वहाँ से, पता नहीं मैंने कैसे रोका। और मेरे साथ एक लड़का था, वो सुबह से शाम तक अपना व्लॉग अलग से वो बना रहा था कि यार देखें ये खा रहा है बिरयानी, मैं खाऊंगा सिर्फ चिकन, क्योंकि मैंने डाइट का आपको बताना है। ये खा रहा है बिरयानी, मैं आपको सिर्फ सैलड खा के दिखाऊंगा। शाम को उसने सब कुछ छोड़ा, पूरा पराठा खा गया। वो पूरा कंटेंट अपना डाइट के ऊपर बना रहा था, और शाम को उसने ऐसे पराठा खाया दबा के, मैं कहा बड़े की तेरी डाइट सारी नहीं कंट्रोल होता लोगों से। वो इतना मज़े का खाना था वो। तो आप लेकिन ऐसे करना कैसे पड़ता, नहीं करेंगे तो भाई पेट बाहर आ जाएगा। जो ब्रांड्स आते हैं टी शर्ट्स वाले वो नहीं आएंगे। अच्छा, अब इसके जिस तरह आपने ये बताया कि आप इंस्पायर करते हैं, मैसेजेस भी देना चाहते हैं अपनी ब्लॉगिंग के थ्रू, अपने बच्चों को आप क्या सिखाते हैं? कि क्या जिस तरह एक नेपोटिज्म वाला होता है ना, कि बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बन भी जाता है, और उसकी बाप की भी ख्वाहिश होती है कि बिज़नेस करे चुप करके, क्योंकि मैंने इसको इस्टेब्लिश किया। अब आपकी इतनी इधर मेहनत है, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, क्या आपने आप बेटे को चाहेंगे कि वो इसके अंदर आए? हमारे पाकिस्तान में ना टिपिकल पेरेंटहुड चलता है। टिपिकल बाप ने कहा है कि जी तू जज बनेगा, और तू जज ही बनेगा। बाप चाहता है कि तू डॉक्टर बनेगा, बाप चाहता है तुम इंजीनियर बनोगे। बच्चा जो करना चाहता है ना उसको करने दो। बच्चे की अपने क्रिएटिव माइंड होता है, उसका दिमाग किस तरफ चल रहा होता है, उसकी क्रिएटिविटी कहाँ जा रही है, उसको लेके उसको जाने दो, ठीक है। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो कमाए वो हलाल कमाए,
कोई गलत काम ना करे। इस चीज़ की आप थोड़ा सा ख्याल कर लो, उसको समझाना कैसे है, उसको उस पर लेके कैसे आना है, वरना जो करना चाह रहा है करने दो उसको। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि वो बिज़नेस सीखे, बिज़नेस करना सीखे, क्योंकि जॉब अल्लाह बचाए जॉब से। मैंने 12 साल 15 साल जॉब की है और मेरे अंदर से जैसे निकली है ना जॉब, मुझे पता, मतलब ऐसा था कि मुझे किसी ने रूह खींच ली अंदर से, ऐसे निकली। आप यकीन करो, मैं जॉब जिस दिन मैंने नहीं छोड़ा उनको, मैंने उनको तंग ही इतना कि उन्होंने मुझे निकाल दिया। मुझे ये था कि मुझे खुद निकालेंगे तो पैसे दे देंगे साथ के, यार चलो आपकी एक सैलरी एक्स्ट्रा बनती है ना। उन्होंने सैलरी भी नहीं दी और जॉब से भी निकाल दिया, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं बात, तो पुरानी हो गई। और मुझे उस दिन क्या था, मैं एक दिन में, अब मेरी टोटल उस दिन सैलरी थी 1.5 लाख रुपए, मैं एक दिन में 50,000 रुपये कमा के आ रहा था, एक सिंगल डे में 50,000, जो मैं, जिसका आप कह रहे हो कि जो 10 दिन में कमाता था वो मैं एक दिन में कमा के आ रहा था घर। और सारा दिन ये फीलिंग थी, पैसे मेरे हाथ में थे, और फीलिंग ये थी कि मैं बेरोज़गार हो गया हूँ। ऐसे दिमाग पे हाई हुई थी जॉब नहीं है ना, अब मैं बेरोज़गार हो गया। ये ना ओवरऑल एक हो चुका है, आपको सोसाइटी पता में है, ना टैबू हो चुका है। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये मुझे खुद समझ नहीं आता बाजू का। मेरे यूट्यूब से इस टाइम अर्निंग नहीं हो रही, जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो यूट्यूब था। मेरे सारे जो बेसिक किचन के खर्चे, घर के खर्चे, फीसिस वगैरह सब कुछ वो यूट्यूब निकालता था। 10 महीने से ऊपर हो गया, यूट्यूब से पैसे इतने नहीं आ रहे कि मैं अपना बेसिक खर्चा, मतलब किचन का खर्चा भी नहीं निकल रहा। उसकी क्या वजह है? आपके ब्लॉग मैं काम ही नहीं कर रहा ना यूट्यूब पे, मैं बता रहा हूँ, मोनोटोनस हो गया बहुत ज़्यादा, तो मैंने छोड़ दिया था यूट्यूब को। मैं कहा यार रील्स पे आते हैं, छोटा इस तरह का काम करते हैं, वो काम शुरू कर दिया। अब दोबारा से वापस आ रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे नहीं कि मैं छोड़ चुका हूँ, आई एम कमिंग बैक विद इंशाल्लाह ब्लास्ट। अब लगेगा तो पता कुछ, क्योंकि हमने काम किया और मुझे पता मैंने कैसे काम किया इंशाल्लाह। तो वो जब आएगा कंटेंट, उसके बाद लोगों का रिएक्शन आएगा उसके ऊपर, लोगों का उसके ऊपर फीडबैक आएगा, तो पता चलेगा वो कंटेंट चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 10 महीने हो गए हैं कि यूट्यूब से मेरे बेसिक खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, बट स्टिल आई एम वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे नहीं पता पैसे कहाँ से आ रहे हैं। चलें साकिब भाई, अब लास्ट फेज़ में चलते हैं इंशाल्लाह। आपसे क्वेश्चन है कि आपके फेवरेट सहाबाज, 2 फेवरेट सहाबाज और क्यों? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु स्किल्स की वजह से, स्ट्रेटजी की वजह से। यार कहने को तो बहुत सारे हैं। मुगीरा इब्न शोबा है रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बारे में कहा जाता है कि अगर एक कमरे के 100 दरवाजे हों और इसको, और हर दरवाजे की 100 चाबियाँ हों और एक चाबी से सिर्फ एक दरवाज़ा खुलता हो, ठीक है, और सिर्फ एक दरवाज़ा ऐसा है जो बाहर को निकलता है, यानी 99 दरवाजे गलत है और हर दरवाजे की अलग अलग चाबी है और सिर्फ एक चाबी से वो दरवाज़ा खुलना जो बाहर को निकलता है, तो ये बगैर चाबी के बहुत दरवाजे से बाहर आ जाएगा। स्ट्रेटजी वाइज। हाँ, अकल इतनी अकल उसको समझ है उनके पास कि वो बाहर आ जाएंगे, तो वो भी थे काफ़ी। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कि वो उनकी जो स्ट्रेटजी थी, जो वो पढ़ के ना ईमान ताज़ा हो जाता है बिल्कुल, कि किस तरह वो लड़ते थे। वो कहते हैं ना, जब जंग करने जाना है, 60,000 का लश्कर है, मुझे 6 लोग दे दो। वो 6 लोगों के साथ उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई, नहीं 6, उन्होंने कहा 60 ले जाओ। फिर उन्होंने 60 खुद चुने कि यार ये वो कौन से किस बेस पे चुने कि उनको पता था कि इनका ईमान किस लेवल का है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बसीरत की वजह से, जो अल्लाह ने उनको समझ दी थी, जो अल्लाह ने उनसे काम लिया और जो अल्लाह ताला ने उनको मतलब एक एग्जाम्पल बनाया कि उमर जैसा अगर कोई और आ जाए ना तो शायद दुनिया में इंसाफ फिर से कायम हो जाए। बिल्कुल, ये हज़रत तो उमर है। रज़ी अल्लाह अन्हु एक मैदान में लेटे हुए थे, सूरज दिमाग सर पे धूप पड़ रही, तकिया के नीचे ईंट, सर के नीचे ईंट रखी हुई थी और बुरे हालत में वो सोए हुए, सुकून से सोए हुए। तो जो कासिद आया उसने कहा उमर तू दुनिया में इंसाफ करता है इसलिए सुकून से सोता। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हज़रत उमर जैसे अगर एक और हमें वो वैसे एक मिले थे ना, उमर बिन अब्दुल अजीज हाँ जी, रहमतुल्लाह उमर अलैह। बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह मिले थे। थैंक यू सो मच साकिब भाई फॉर योर टाइम। Thank you. आपकी ये इंस्पिरेशनल टॉक का बहुत शुक्रिया आपका। हमें काफ़ी, हम आपसे पहले भी इंस्पायर्ड हैं कि आप माशाल्लाह एक समझ लें कि फिल्थ के अंदर से आप एक खैर निकालते हैं। ये भी अल्लाह की तौफीक से किया है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, अब मैंने जितनी जो दिमाग में चीज़ें थी ना मेरे, मैंने सब करके देख ली थी, चैनल नहीं चल रहा था। फिर ना मैंने अल्लाह से, अब मुझसे कोई लोग पूछते ना यार चैनल नहीं चल रहा क्या करें, मैं कहा सबसे पहले ना अल्लाह से मांगो, 2 रकत नफल पढ़ के अल्लाह से मांगो कि ये मेरे लिए बेहतर है भी कि नहीं है। अगर तो ये मेरे लिए हक़ में बेहतर है मेरे, तो इसको मेरे लिए आसान कर दे, इस्तिखारा कर लो ना। और अगर बेहतर नहीं है तो मुझे इससे बेहतर की मेरे दिल में डाल दे। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जब मैंने ये मांगना शुरू किया ना, मुझे लगता था कि शायद मैं हराम कर रहा हूँ,
गलत काम कर रहा हूँ कि यार वीडियो बना रहा हूँ मैं और ये वीडियो जायज़ नहीं है, तस्वीर जायज़ नहीं है, ऐसे वैसे। कुछ लोगों ने कहा ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, वो कुछ लोग बड़े स्ट्रिक्ट हैं इसके ऊपर, यार तस्वीर नहीं आनी। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू माना जाता है। एक पॉइंट है, लेकिन अब वो उसमें थोड़ी सी लचक अगर दी हुई है शरीयत ने, और फिर अक्सर उलमा को सुना जिनकी इसके ऊपर रिसर्च ज़्यादा, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, ये वो तस्वीर नहीं है, वो हाथ से बनाई जाती थी, उसका मकसद ताज़ीम होता था, ये और चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी। तो एज फार एज आपकी वो ताज़ीम नहीं है पिक्चर हाँ, को, लेकिन तो हम कुछ उलमा थोड़ा का- लीनियंट स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं ना, हम उधर चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने जब मांगा ना अल्लाह से, तो अल्लाह ने फिर उसको मेरे लिए आसान कर दिया। फिर वो चीज़ें मुझसे हुई जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और वो चीज़ें लोगों ने लाइक की जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग ये पसंद करेंगे। ऐसे ही है। तो ये अल्लाह की तरफ से ही है। अगर मैं इस तरह काम कर भी रहा हूँ, या मैंने आज तक म्यूज़िक यूज़ नहीं भी किया, या कोई हराम से अल्लाह ने पब्लिकली बचा के रखा हुआ है, तो क्योंकि ज़ाहिर ही अब हर किसी इंसान को ना अपना पता होता है क्या है क्या नहीं है, अंदर से हम कितने गंदे हैं। और एक बुज़ुर्ग के बारे में आता है ना, वो कहते हैं कि अगर मेरे गुनाह इन लोगों पे खुल जाए ना, तो ये जो मुझसे सलाम करने आते हैं मुझे जूतियाँ मारेंगे। इसके अंदर तो अब जिनसे भी मिलेंगे ना जो अल्लाह ताला के तकवे के करीब हैं, वो यही कहते हैं कि आपको सिर्फ हम बाहर से नज़र आ रहे हैं, आपको हाँ, नहीं लेकिन पता मैं हम तकवे के कितने करीब बुरे नहीं हूँ, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ वैसे। तो अल्लाह बना दे जैसा लोग सोचते हैं, तो लेकिन ये अल्लाह की तौफीक से ही है। अल्लाह से मांगेंगे तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चल सकते। हैं। साकिब भाई, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे। आमीन। आपके 600 के हैं, अब 600 MO इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और लेकिन आपका कंटेंट यही रहे इंशाल्लाह। कंटेंट हाँ अच्छा होगा इंशाल्लाह, लेकिन रहेगा हलाल। ये यही से मुराद यही है कि हलाल हलाल रहे। रहे और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही इंस्पायर करता रहे, लोगों को इंस्पायर करता रहे आपसे और आपके कंटेंट से। थैंक यू सो अल्लाह आपके मच। काम में बरकत है, आप जो माशाल्लाह कर रहे हैं अच्छा है, एक चीज़ें लेके आ रहे हैं सामने, और अब मैं आपको भी फॉलो करना शुरू करूँगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर साकिब भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।